ठीक। हम लोग ने जो है पिछली क्लास में जो है यानी कि ये सारी चीजें बात कर ली थी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं एंड आइसोबार क्या होते हैं। हमने कहा था कि आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स में पी आता है तो यानी कि प्रोटॉन सेम होगा, और प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार में कहा था जिसका वेट सेम हो, यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार। और आइसोटोन्स में यानी कि क्या कहेंगे, यानी कि जो है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। सॉरी, उसको हम लोग आइसोटोन्स कहेंगे। अगर जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। याद रखना बेटा, ये कई बार ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। कई बार जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर आपसे पूछता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपली यानी कि क्या कह सकते हो, देखो मैं अगर इसको तोड़ूं, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो देखो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। यानी कि आइसो का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि सेम। यानी कि आइसो का मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। यानी कि ऐसा स्पीसीज जिसके पास क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, इस टाइप के स्पीसीज को क्या कहते हैं, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में बताता हूं, आप लोग बताइएगा कि मेरे पास यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं कहूं O-2 और Na+, क्या दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? यस सर, दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, थैंक यू हर्ष। और कोई बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बताइए। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो यानी कि कितना, देखो एक्चुअल में आप लोगों को मैं थोड़ा सा मैंने कहा था कि आप लोगों को मास नंबर याद करना सिखाऊंगा 1 से लेकर 30 तक। ठीक है। खैर अभी ऐसा कोई दिन नहीं बन रहा है जिसको मैं तुम्हें बता दूं कि इसका 1 से लेकर 30 तक जो है। खैर कोई नहीं, कभी मेरे पास अगर जैसे समय मिलेगा तो मैं जरूर आप लोगों को बता दूंगा कि यानी कि 1 से लेकर 30 तक। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मास नंबर भी मैं याद करा दूंगा क्लास के अंदर ही। बस एक छोटी सी ट्रिक है, आप उस ट्रिक को याद रख लेना, आपका सारा काम जो यानी कि सॉल्व हो जाएगा। आपको ना मास रखने की जरूरत है ना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो फिर भी मैं क्योंकि एक पोयम की तरह बताऊंगा तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन मास नंबर की आपको कोई चिंता ही नहीं करनी है। ठीक है। खैर अब यहाँ पे देखिए, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी कि 8 होता है। ठीक है। यानी कि अब ऑक्सीजन पे अगर जब किसी पे माइनस चार्ज आता है ना, तो यानी कि क्या हो जाता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। हाँ, कि मान लो कि सपोज करो कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सेठ साहूकार इंसान हो, आप लोग जो है बड़े अमीर आदमी हो। ठीक है। और फ्यूचर में बड़े आदमी बनोगे भी, तो यानी कि मैं गया आप लोगों से कि सर मुझे मैडम या मुझे जो है क्या करो कि आप मुझे 10,000 रुपये उधार दे दो। ठीक है। अब आपने क्या कहा कि 10,000 दे देंगे, लेकिन इसके पे जो है 3% या 5% जहां का रेट जैसा होगा, आपने ब्याज मांगा। लेकिन आपने जब दे दिया तो यानी कि आप पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। मैं लिया तो मैं ऋणी हो गया। ऋणी का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। जब हम किसी चार्ज को ले रहे हैं तो यानी कि निगेटिव है, यानी कि बाहर से इसने क्या कर लिया, यानी कि ले लिया। अगर जो ले लिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब सिंपल समझना कि अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो यानी कि हम पे उधार हो गया, तो यानी कि हमको क्या हो गया, यानी कि जो हम निगेटिव हो गए। अब निगेटिव का मतलब ये समझ जाना कि इस पे क्या आ गया, यानी कि निगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसने दे दिया। अब देखो ऑक्सीजन के पास एक्चुअल में जितना एक एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ये आइसोलेटेड है, यानी कि इस पे कोई चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो इस पे प्रोटॉन भी सेम हो गए। तो यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो गए, यानी कि यहाँ पे जो क्या हो गया, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो गया। खैर आपको प्रोटॉन 8 दिया हुआ है क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो यानी कि 8+2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी प्रकार से सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर होता है, इसने एक दे दिया, तो यानी कि इसके पास कितने हो गए, यानी कि 10। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज कहते हैं।
ठीक है, चलिए अब अगर जब मैं कहूं आपसे पूछूं कि सपोज कीजिए मुझे बताओ कि ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है। मैं आपको दे देता हूं CO2 और N2O, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? बताइए आप लोग, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? बोलिए। यस सर। ओके, वेरी गुड पायल। और कोई बताना चाहेंगे? यस सर। ओके हर्ष, और कोई बताना चाहेंगे? चलिए, अगर आपके पास आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर, मैं बता रहा हूँ कि पिछले से पिछले साल 2 लगातार साल से आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, आपको नहीं पता तो आप एक एक करके निकाल सकते हो। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? एक ऑक्सीजन पे यानी कि 8 होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन है तो यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 6 + 16 यानी कि =22। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे निकालते हैं तो एक पे 7 होता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, और यानी कि इतने में कितना हो जाएगा? 14 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 22। यानी कि आपको अगर जो कभी भी कोई वो सिंपल फॉर्म में नहीं देगा कि Na+ का बताओ कितना होगा, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या करता है NO2 इस प्रकार से प्लस माइनस करके जो है, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास आपको दे दिया जाए CO2 और मेरे को दे दिया जाए, सपोज कीजिए मैं निकाल लेता हूं, मेरे पास कितना है? 22 कार्बन, और मेरे पास कितना हो गया? CH4, 6 दूना 12 और H6, 12 6 22, 12 और 6 18 ना। ओके, नहीं पहुंच रहा है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक को हटा के कितना जोड़ दूं यहाँ? 5, 12 5 17 नाइट्रोजन। अब जो है +2 लिख देता हूँ। सपोज करो कि मैं ऐसे बना दिया, ओहो बच्ची लोग जो है एडमिट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, फिर से वो कर देंगे, ध्यान ही नहीं दिया था। खैर, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको जो है वो इस प्रकार से किसी भी तरीके से दिया रहे, अगर जो किसी भी तरीके से दिया रहेगा तो यानी कि आप क्या कर लेना कि सिंपली सबके एटम को जोड़ना, और यानी कि क्या कर लेना वहां पे जो है लिख लेना, और सबको जोड़ के देखना क्या इसके जैसे इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। मैं ये बात आप ध्यान रखना मेरा बेटा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर से देखोगे नीट के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा जो है पूछा जाता है। आपको मैं कहूंगा इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। खैर, आप लोग को सामने अगर जो कभी भी कोई भी आ जाए तो आप लोग निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, और मैं क्या कह दूं यानी कि जो है सोडियम Na+। क्या ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? यस सर। ओके, यानी कि ये क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कब कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? सर जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या उसके अंदर प्रोटॉन भी सेम होने चाहिए? यस सर। कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी नो नहीं सर। है, ठीक है। यानी कि अगर जो हाइड्रोजन आ जाएगा ना तो फिर चीजें चेंज हो जाती है, कई बार जो है वो केसेस चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर जब वैसे नॉर्मल कंडीशन है तो प्रोटॉन भी सेम हो जाएगा। अगर जो नॉर्मल सारी चीजें हैं तो यानी कि जो है अगर जो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है तो प्रोटॉन भी जनरली सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी जोड़ोगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर जो पॉजिटिव निगेटिव है तब वहां पे इलेक्ट्रॉन तो आता है लेकिन निगेटिव नहीं आता। इन केस में यानी कि क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। चलिए, अब देखो मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करना सिखाता हूं, आप लोगों को कैसे लिखा जाता है। अगर मैंने मान लिया कि कोई एक्स एलिमेंट है, यहाँ पे आप लोगों को नीचे में क्या लिखा जाता है? जेड, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? ए। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएंगे? सर एटॉमिक मास। वेरी गुड। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? सर प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के भी जोड़ दें हम लोग,
सर जोड़ सकते निग्लिजिबल हैं। होता है, निग्लिजिबल हाँ, होता लेकिन उसका मास जो है नेग्लिजिबल होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग ही बताइए, आप लोगों की 50,000 इनकम है, अगर जो 2 रुपया 3 रुपया किसी से कम भी अगर जब दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग दुकान में जाते होगे कि कई बार जो है 510 रुपया 505 रुपए का सामान कर दे तो 5 रुपया माफ कर देता है, यानी कि उसके लिए जो है उतनी छोटी सी वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जेड की जो वैल्यू है आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो, रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। आपको मैं बताऊं, रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। लेकिन जो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही वाला है। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है। आप देखोगे एनसीईआरटी में यही लिखा रहेगा, यहाँ पे भी वही है। एक और तरीके से आप लिख सकते हो, यानी कि जेड बाय ए। ये इन 3 तरीके का कोई भी हो, आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो, ये है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी जो है ना, वो इसको फॉलो करती है। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें ना चार्ज भी लिखना आसान हो जाता है। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे चार्ज आता है तो इधर चार्ज लिखना आसान नहीं होगा, लेकिन जेड ए और यहाँ पे देखो माइनस जो भी चार्ज है यहाँ पे लिख सकते हो। इसीलिए हमारी जो एनसीईआरटी है वो इस वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। लेकिन आपकी इच्छा, तीनों में से किसी को भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। खैर, मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं इसके क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन जो है बताता हूँ कि यानी कि जो है इसको कैसे निकालोगे, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो कि क्वेश्चन दे रहा हूँ, find the new atomic number, new atomic mass of ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि जो है कितना है ऑक्सीजन, if if number of proton is doubled, ठीक है, कॉमा and कॉमा सॉरी, number of neutron is triple and number of electron is हाफ, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि आपके पास यानी कि क्या है कि बताना है कि इसके अंदर जो है यानी कि जो है नया मास क्या होगा ऑक्सीजन। आप लोगों को ऑक्सीजन का पता होगा 8 और 16 होता है। अब यहां से आप प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर जैसे डबल कह रहा है तो उसको डबल करो, फिर अगर जो हाफ कह रहा है तो उसको हाफ करो, और आपसे जो है मास पूछा है। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? सर 40। यस सर। ओके 40. ओके, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आप लोग ने बना लिया। सबने बना लिया, मैं बना दूं? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर जब मैं इनिशियल की बात करूं, मैं इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल में और फाइनल यानी कि आफ्टर चेंज में, यानी कि इसको मैं क्या कह देता हूं, फाइनल, ठीक है। इनिशियल में ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन, 8। 8. वेरी गुड, यानी कि 8 सर है। 40। न्यूट्रॉन कितना है, 8 ही होगा। 8। इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। So 8. ओके, वेरी गुड। फाइनल में प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, प्रोटॉन इज डबल, यानी कि डबल कर रहा है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 16. 16। अब देखो न्यूट्रॉन को क्या कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 24। 24. और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, हाफ कर दे रहा है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4. अब आपको क्या पूछा है, एटॉमिक मास नंबर पूछा है, एटॉमिक मास पूछा है। तो आपको पता है कि हम जो मास लेते हैं वो जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं कर देना 44 जो है ऑप्शन में दिया गया तो 44 लिख के आ जाना, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ यानी कि आपको मैंने बताया भी था कि एक प्रोटॉन में 37 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो मास आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन दे आप लोगों के लिए। यस सर। हाँ, एक यस और, सर। Yes. हाँ, ओके, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। इफ नंबर ऑफ
electrons of ionic element are 10 and इट्स मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ब्रैकेट में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नाइट्रोजन, ठीक है, ताकि क्लियरिफाई हो जाए। इफ number of proton is doubled, comma, and number of neutron is 1/7, हाफ नहीं कर सकते यहाँ पे, मैं यहाँ पे ट्रिपल ई कर देता हूँ, ठीक है। फाइंड द मास नंबर 35. वेरी गुड प्रवीण, 35. फाइंड द मास नंबर 35. ओके, ठीक है, 35. ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने जो है फटाफट से बना लिया, थैंक यू। अब देखो मेरे पास मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे को क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है। नाइट्रोजन का मैं अगर से निकालूं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7, न्यूट्रॉन 7. कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब वो क्या कहता है, खैर मैंने तो गलत कर दिया ना, मेरे को प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन का यूज करना चाहिए था। चलिए मैंने आधा ही बनाया क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, अभी इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। मैं एक्चुअली तुम्हें डायरेक्टली नहीं देना चाह रहा था, यहाँ से तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए मैं प्रयास करना चाह रहा था। खैर कोई बात नहीं, अब मैंने जो गलती कर दिया है, तो यहाँ पे डबल कर रहे हैं, यानी कि 14 हो रहा है। न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, 25, तो यानी कि जो है ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। एक्चुअली आपको जो क्वेश्चन दिया जाता था आईआईटी में, वो बेसिकली आपको इनडायरेक्ट वे में दिया जाता था। वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन से वो एलिमेंट निकालना होता था, और उस एलिमेंट से प्रोटॉन और फिर प्रोटॉन का डबल और ट्रिपल जो भी कहता था, उस प्रकार से यानी कि आपको क्या करना रहता था, निकालना रहता था, ठीक है। तो इस टाइप से यानी कि आपके पास जो है क्वेश्चन आता था। आपके पास इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप अगर जो प्रीवियस ईयर के देखोगे तो यहाँ पे जो है आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो आपके सामने मैं दो चीजें छोटी छोटी पहले बता देता हूँ, एक आइसोडाइफर्स एंड आइसोस्टेयर्स बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना है आइसोडाइफर्स का, बताइए। नो सर. हाँ बोलिए, क्या होता है हर्ष? नो सर, नहीं सुना. सुने नहीं है, ओके कोई बात नहीं। यानी कि आइसोडाइफर्स में क्या होता है, दोज स्पीसीज which have same neutron and proton difference, यानी कि ऐसा स्पीसीज जिसके पास क्या हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम हो, इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोडाइफर्स कहते हैं। आप लोगों ने, मैं दो एग्जांपल लेता हूं, एक यूरेनियम 92 और 238, और यहाँ पे ले लेता हूं थोरियम 90 234, ठीक है। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि यानी कि है या नहीं। इसके पास देखो प्रोटॉन कितने हैं 92, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे यानी कि 146, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 90, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं यानी कि 144, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, यानी कि कितना हो जाएगा 146 माइनस 92, यानी कि कितना हो जाएगा 54, और यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कितना हो जाएगा 144 माइनस 90, यानी कि 54। यानी कि इस टाइप, ये आईआईटी ने पूछा था, 2 बार पूछा है आइसोडाइफर का, और उन्होंने यही एग्जांपल लिया था यूरेनियम और थोरियम का। एक्चुअली यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं, इसीलिए मैं कंफ्यूज था 233 वाला लेना है 238, तो मेरे को याद आ रहा था कि 233 भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको आपको कहा। खैर
अब देखो यानी कि आपको याद रखना कि आइसोडाइफर्स क्या होते हैं कि जिनके के पास क्या हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम हो, इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आइसोडाइफर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मेरे पास बोरॉन कितना है 5 और 11, कार्बन कितना हो जाएगा 6 और 13। ठीक है, मैं 12 वाला आइसोटोप्स नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ पे ले रहा हूं। आप चाहो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। क्या देखो ये आइसोडाइफर्स है, कोई बताना चाहेंगे ये आइसोडाइफर्स है या नहीं है? नो सर। No, sir. आप देखो प्रोटॉन कितना है 5, न्यूट्रॉन कितना है Yes, 6, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन कितना है 7, तो डिफरेंस तो आ तो रहा है 1 में, 1, और यानी कि क्या हो जाएगा 1। यानी कि इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोडाइफर्स कहेंगे। ठीक है, एक और चीज है आइसोस्टेयर्स भी जान लीजिए। ठीक है, आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं, आइसोस्टेयर्स। ठीक है, यानी कि आइसोस्टेयर्स किसे कहेंगे, यानी कि जिसके पास क्या हो, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम हो, नंबर ऑफ एटम सेम, यानी कि क्या हो, नंबर ऑफ एटम सेम हो। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो, सेम हो। उस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि आइसोस्टेयर्स कहेंगे। जैसे आप लोगों को भी जस्ट मैंने बताया था CO2 और N2O। देखो यहाँ पे कितने एटम, तो बताना चाहेंगे कितने एटम है? सर 3। ओके, 3 है, यहाँ पे कितने एटम है? सर 3। 3 है। यानी कि नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। और अभी आपने जस्ट निकाला तो यानी कि इसके पास क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम थे। यानी कि इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्टेयर्स कहते हैं। खैर नीट में कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको कभी याद जरूरत पड़े तो क्वेश्चन के दौरान, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो वहां पे ये पूछा जाता है, तो आपको इसको याद भी रखना है। खैर अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर पे बना लेना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ताकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग एक बार घर से पे ट्राई कर लेना। अब देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पूछा, आप सीधे 35 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 45 प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा, और 35 जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया है, और आपको जो सिंबल पूछा है, तो यानी कि आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 18 है। चलो मैं ये सेकंड वाला बना देता हूँ, फर्स्ट वाला आप लोग जो है अपने से करना। Sulfur 290. सल्फर, हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा, पॉइंट। यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ, जो जो चीज दिया हुआ है ना सबसे पहले लिख लेना। इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 18, प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 16, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, न्यूट्रॉन दिया हुआ है 16। अब आपको पता है कि जितना प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, तो यानी कि कितना एटॉमिक नंबर हो जाएगा 16। 16 किसका होता है, सल्फर का। सल्फर। यानी कि Sulfur. मुझे हम लोग क्या लिख लेंगे, यानी कि सल्फर लिख लेंगे। खैर आपको पता है कि ये दोनों अगर जो न्यूट्रल होगा तो ये दोनों पे सेम होना चाहिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेम तो है नहीं। यानी कि इसका मतलब है कि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस करोगे तो यानी कि 2, यानी कि क्या हो जाएगा S, यानी कि 16, और इसका मास करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 32। ये जो है इसका प्रॉपर सिंबल है। ठीक है, यानी कि सल्फर 16 एटॉमिक नंबर है, मास 32 है, उस पर चार्ज कितना है, यानी कि -2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शुरू करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली देखो मैं अगर जो बताऊं कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद, अब रदरफोर्ड के मॉडल के बाद ना लोगों को अब जो है यानी कि जो उनकी कमियां थी, आपको मैंने बताया था कि 3 कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल में। क्या क्या कमियां थी, कि एक तो वो नहीं बता पा रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है रियल लाइफ में, यानी कि क्या हो जाता है कुछ समय के बाद जो है, यानी कि क्या हो जाता है, धीरे 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 एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं खत्म हो रही थी, इस चीज में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, वो ये नहीं बता पा रहे थे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कि मान लो कि न्यूक्लियस यहाँ पे है या यहाँ पे है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में जो है रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया। उन्होंने ये तो कह दिया कि अंदर में न्यूक्लियस में है, यानी कि न्यूक्लियस के है, और उसके अंदर क्या है, मास है, और उसमें जो है मास किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया। इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा कि यानी कि बाहर में कहीं घूम रहा होगा, लेकिन उन्होंने कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं बताया। अब इस कमी को दूर करने के लिए कौन आते हैं, बोर्स मॉडल आता है। ठीक है, यानी कि कौन आते हैं, बोर्स आते हैं।
बोर्स एक्चुअली तुरंत आते के साथ उन्होंने जो है, आप देखोगे अपनी बुक में लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल, यानी कि वो पढ़ते हैं कि आखिर क्या चीजें जो है उस समय हो रही थी जिसके कारण से जो है हम लोग जो है कि उनकी थ्योरी को गलत कह रहे थे। तो वो क्या करने लगते हैं, कुछ चीजों को पढ़ने लगते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो पढ़ा पहले वो पढ़ते हैं, फिर उनके बाद जो बोर्स मॉडल ने दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बात आप लोगों को शायद समझ में आ रही होगी क्यों मैं जो है बोर्स मॉडल को स्किप कर रहा हूँ और जो है बोर्स मॉडल को इसके बाद हम लोग लेंगे। ठीक है कि नहीं, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा बाकी जगह सब जगह पे बोर्स मॉडल को ही शुरू किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पे डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल पढ़ाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी चीजें मैं भी वहां पर से ही अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ और उसी के अनुसार से आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखो, आपको पता है कि जो लाइट होता है ना वो डुअल नेचर का शो करता है। लाइट कौन कौन से नेचर को शो करता है, कोई बताना चाहेंगे? सर वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। वेरी गुड। या तो वो वेव नेचर को शो करता है या पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, तो यानी कि अब जब लाइट जो है, यानी कि लोगों के सामने क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो उनका जानना जरूरी था कि जो है किस प्रकार से शो करता है। तो कब लाइट जो है यानी कि वेव नेचर शो करता है, कब जो है यानी कि पार्टिकल नेचर शो करता है, मेरे ख्याल से 25 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछा गया था डब्ल्यूजे में, इसी टॉपिक से पूछा गया था। खैर, इससे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूं तो लाइट जो होते हैं वो दो नेचर के होते हैं, एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, यानी कि वेव नेचर और जो यानी कि क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सी बात किसी को नहीं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं कि वेव नेचर जो होता है वो किस मैनर का होता है, कंटिन्यूअस का होता है या जो है डिसकंटिन्यूअस मैनर होता है। वेव जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, भी समझा दूंगा क्यों कैसे कहते हैं कि कंटिन्यूअस मैनर में होता है ये। और जबकि पार्टिकल जो होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। पार्टिकल कैसा नेचर का होता है, डिसकंटिन्यूअस। अब कहोगे सर ये क्या है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। अब आप लोगों को मैं समझाने के लिए अगर मैं कहूं कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कि आप लोगों ने झूला झूला है, ये वाला जो स्लिपरी वाला झूला होता है, इस टाइप का एक झूला होता है, इसको क्या कहते हो पता नहीं। बच्चे लोग यहाँ चढ़ते हैं और यहाँ स्लिप करके यहाँ आ जाते हैं। झूला को क्या कहते हैं आप लोग? स्लाइड्स। हाँ, जो भी आप लोग कहते हैं, समझ गए ना। अब देखो ये ना हर एक पॉइंट से होके जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो बीच में ऐसा कहीं गैप करके जाएगा, नहीं, वो हर एक पॉइंट से होके जाएगा। अगर जब मैं यहाँ पे लिखूं 5, यहाँ पे लिखूं 10, यहाँ पे लिखूं 15, यहाँ पे लिखूं 20, यहाँ पे लिखूं 25, तो ये हर एक पॉइंट पे जाएगा। 24, 23, 22, 21 सॉरी 19, 18, यानी कि हर एक पॉइंट से होते हुए यानी कि गुजरेगा और यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि आपके पास अगर जब कुछ इस प्रकार से है, आप लोगों ने पोडियम देखा है, पोडियम कह रहा हूँ, स्टेज देखा होगा, तो वहां पे देखना सीढ़ियां बनी होती है, तो वो जो होता है यानी कि इस प्रकार से होता है। पहला ऐसा होता है, दूसरा ऐसा होता है, तीसरा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है, यहाँ पे मैं बॉल रखूं, या तो 20 पे होगा, या तो 15 पे होगा, या 10 पे होगा, या तो क्या होगा 5 पे होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे जीरो भी ले सकते हो, एक स्टेप और बना दोगे तो यानी कि जीरो हो जाएगा। आप बस समझने का प्रयास करना, यानी कि ये जो होता है यानी कि जो पार्टिकल्स होता है वो डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ये जो ना फोटोन के फॉर्म में आता है, यानी कि इस प्रकार से आता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आपको लगता ही नहीं है। अगर जब मैं अभी आप आज अगर जब मेरे पास समय तो शायद नहीं बचेगा, अगर जब वहां पे पहुंचता तो आपको मैं बताता कि कितनी तेजी से फोटोन मेरे पे आके टकरा रही है, जिस कारण से मैं आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, खैर जिस दिन वो क्लास होगी तो मैं समझाऊंगा आपको। अभी फिलहाल जो यानी कि याद रखना, वेव जो होता है यानी कि कंटिन्यूअस नेचर का शो करता है। और ये कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का नाम जानते हो आप लोग? यस सर। Yes. हाँ, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का नाम सुने हो? चलो नहीं सुने होंगे आप लोग, अभी फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे शायद, ध्यान नहीं दिए होंगे। इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि जो है पोलराइजेशन। अब देखिए, रिफ्लेक्शन तो सभी को पता है, यानी कि लाइट जो टकराता है वो फोटोन के फॉर्म में टकराता है और हमारे पास आता है और हम जो है क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। इंटरफेरेंस, आप लोग पानी में क्या करना कि
कोई चीज डालना। अब जैसे ही डालोगे तो यानी कि जो है वेव नेचर दिखेगा, इंटरफेरेंस यानी कि एक के बाद एक जो है यानी कि दिखेगा। अगर जब मैं इसको समझाने के लिए ऐसे भी कह सकता हूँ कि मान लो कि मैंने एक स्लिट लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा कि वेव को पास कराया। अगर जब मैं स्ट्रेट पास कराऊंगा ये वेव कैसा आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि ये दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर जो दो वेव मिलके एक बड़े वेव का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। और अगर जो दो छोटे वेव दो बड़े वेव या माइनस हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव कहते हैं। ये आपको फिजिक्स में सारी चीजें बताई जाएंगी, आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। खैर मेरा काम यहाँ पे ये है, 1 मिनट आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा डिस्टरबेंस के कारण। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल नेचर जो शो करते हैं वो कौन कौन से करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि ये दो जो यानी कि जो है क्या करते हैं, यानी कि जो है इफेक्ट को शो करते हैं पार्टिकल नेचर। क्वेश्चन क्या पूछा था परसों के एग्जाम में कि वेस्ट बंगाल के जेई में, कि उन्होंने पूछा कि बताइए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कौन से नेचर को शो करता है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, बोथ। तो आपको यहाँ पे जो है नन ऑफ दिस था, तो आपको बताना है कि वो क्या शो करता है, यानी कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। अब पिछले साल जो पूछा था वेव नेचर पूछा था, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है या जो है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है या बोथ होता है। तो आपको बताना है वेव जो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो ये सारी चीजें जो आपको धीरे धीरे याद भी रखनी है, ठीक है। खैर अब आप लोगों को ये तो पता लग गया वेव क्या होता है, यानी कि जो पार्टिकल क्या होता है, यानी कि इस प्रकार से। अब हम लोग जो कुछ उनकी वेव की जो है प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। मेरा जो ना एक अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में 7-8 बार पूछा जा चुका है, केमिस्ट्री में 12-13 बार पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। वो क्या पूछता है ना कि जो ये वेव्स है, आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट होते हैं वो किसके बने होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से के कंपोजिशन से बने होते हैं। बात याद रखोगे, मैं लिख भी देता हूं, लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि वो किसका बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। कोई भी लाइट हो उसके अंदर क्या मौजूद रहता है, यानी कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हाँ, क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाँ, क्या दोनों होता है तो दोनों होता है। यानी कि अगर जैसे पूछा गया था एक बार कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, बोथ शो करता है, या डी में दिया होता है ऑल ऑफ दिस, आपको तब वहां पे क्या मारना है, ऑल ऑफ दिस आंसर जो है मारना है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो वहां पे जो है इसका ऑल ऑफ दिस। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि आपको ये बात याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि इतनी बार पूछा जा चुका है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होते हैं वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा जानते हो, कि मान लो कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, 40 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर लाई एट परपेंडिकुलर, यानी कि जो है ये क्या होते हैं, या 90 डिग्री पे लाई करते हैं या परपेंडिकुलर जो है लाई करते हैं। तो जैसे भी देगा तो आपको इस बात को यानी कि याद रखना है कि वो जो है यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो है लाई करते हैं।
खैर इतनी सी बात आप लोगों को पता लगे कि यानी कि जो है वो क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर लाई करते हैं। तो यहाँ से जो है आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो। मैं यहाँ पे देखो आप लोगों को शायद क्लियर विजिबल भी हो रहा होगा। अगर जब मैं इस डायग्राम की बात करूं कि यहाँ पे देखिए, ये अगर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये क्या है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, ठीक है। यानी कि ये क्या है, प्रोपोगेशन है। अगर जो इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, अब कहोगे सर प्रोपोगेशन का मतलब नहीं समझे। अगर जैसे मान लो कि कोई ये लाइट है, तो ये जो वेव है वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। आप रस्सी लो और रस्सी को ऐसे जो है अगर करोगे तो यानी कि क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो है आगे बढ़ते चले जाएगा। यानी कि रस्सी का जो वेव ऑफ यानी कि क्या प्रोपोगेशन है। अब जैसे ये प्रोपोगेशन है तो देखो ये वाला, ये जो है इस कलर को जो यानी कि रेड कलर को जो है यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो ब्लू वाले। वैसे भी देखो ऐसे याद रखने के लिए, जो सांप होता है ना वो ऐसे ऐसे ही चलता है हॉरिजॉन्टल में, और वो क्या करता है, बाइट करता है। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो साइन का कर्व बनता है, आप लोगों ने बनाया होगा शायद। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि वो बनता है, तो यानी कि ऊपर की ओर जो होता है यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। खैर यहाँ से आप लोगों ने इतनी सी बात जो है सीख ली। अब देखो इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड डायरेक्शन में बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो। जैसे मैंने क्या करा कि यहाँ पे देखिए कि आपके पास इस प्रकार से दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूं, ठीक है। और इसको मैंने क्या ले लिया, प्रोपोगेशन डायरेक्शन, प्रोपोगेशन डायरेक्शन, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। यानी कि हमने इसको क्या ले लिया, प्रोपोगेशन ऑफ वेव ले लिया। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और इसको हमने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वार का मतलब क्या होता है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि किस डायरेक्शन में यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि जो है फ्लो कर रहा है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं, देखो तीनों आपस में ना परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से शायद आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ देखो ये और ये वाला जो है, अगर मैं इस रेड कलर वाले को मैं थोड़ा सा इधर कर दूं तो यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मेरी बात ये जो है समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। Yes, sir. हाँ, ओके। Yes, sir. क्योंकि वो क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो आप अगर से देखोगे प्रीवियस ईयर की बुक जो है ओपन करोगे तो वहां पे आप लोग देखोगे कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरे पास इतना नहीं था कि मैं लिख के जो है प्रॉपर जो है, अगर से कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा भी दूंगा, और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को यानी कि क्या करूंगा, भेज दूंगा, ताकि कि आप उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। आज तो नहीं, कल मैं जो है आप लोगों को भेज दूंगा मॉर्निंग में, आप लोग एक बार देख लेना, ताकि कि जो है किस प्रकार से है। खैर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यही कहता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात याद भी रखना। मैं इसको इतना ज्यादा एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आते रहता है। लेकिन वो क्वेश्चन कैसे देगा कि ये बताओ कि वो जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर फाउंड एट 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यानी कि आपको जो बताना वो क्या है, 90 डिग्री पे जो है यानी कि क्या करते हैं, लाई करते हैं, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि ये जो होते हैं जो जो लाइट वेव्स होते हैं, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए लाइट वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्यों, ट्रांसवर्स वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप लोगों ने दो टाइप के वेव्स पढ़े होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा होगा, एक ट्रांसवर्स वेव पढ़ा होगा। क्या आप लोगों ने पढ़ा है ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल Yes, वेव? sir. हाँ, Yes. Yes, sir. आप लोगों को पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने यहाँ का सारा एयर खत्म कर दिया तो आप लोगों को देखोगे कि मेरी आवाज नहीं जाएगी। जैसे कि मून पे जाते हैं वो लोग कैसे बात करते हैं, एकदम इशारों इशारों में, ऐसे ही देखना वो लोग पता नहीं कौन कौन से इशारा करते हैं। मैं तो एक वीडियो देख रहा था तो पता नहीं लग रहा था कि क्या कह रहे हैं, उनकी एक अलग से जो है ट्यून होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि जो है उनका जो होता है, ठीक है। अब यानी कि जो है, लेकिन जो वेव होते हैं यानी कि लाइट वेव होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, आप स्पेस में ले जाओ, वहां पे टॉर्च जलाओगे तो वहां भी वो जलेगा, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बोथ ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगा, इन दोनों की यानी कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी कि मैंने कहा कि इसको जो है किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। आपको याद रखना है कि लाइट क्या वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, तो बिल्कुल, क्योंकि उसको जो है यानी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। खैर
अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है कि वेवलेंथ क्या होता है, कि अगर मैं जो है लिख भी देता हूं वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, ठीक है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन between two successive crust and trough, ठीक है। अब देखो क्रस्ट और ट्रफ किसे कहते हैं, जो ऊपर वाला जो ये पीक पॉइंट होता है ना इसको क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं यानी कि ट्रफ कहते हैं। अगर जो इनके या तो दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, या दो सक्सेसिव ट्रस्ट के बीच के यहां से यहां, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, जहां से शुरू हुआ वापस वहीं से जो अगर जो ऐसा आ जाए तो इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताएंगे, कोई सिंबल क्या होता है? लैम्डा। वेरी गुड। इसको जो है इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, लैम्डा होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर होता है। हाँ यानी कि क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। ओके, यहां से इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो यानी कि इसके बारे में निकाल सकते हो। दूसरा आपको यानी कि क्या करना है कि यानी कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो हम लोग किसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपसे कई बार जो है पूछा जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ wave pass per unit time, the number of waves pass per unit time। अब इसको मैं समझाता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है इस फॉर्मूले को। मैं खैर एक ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों के लिए। पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, अब देखो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे करते हैं म्यू से। इसको क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होता है दो होता है, एक सेकंड इनवर्स होता है, दूसरा हर्ट्ज होता है। अब दोनों में से जो भी आपको दिया रहे, इसका जो एसआई यूनिट क्या होता है, या तो सेकंड इनवर्स होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, और टाइम यानी कि अगर सेकंड में ले रहे हो तो यानी कि सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मीटर ले रहे हो तो सॉरी मिनट ले रहे हो तो यानी कि मिनट हो। खैर इसका मतलब क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक टाइम में कितना वेव पास हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि सपोज करो कि ये जो है दो वेव है, एक वेव दो वेव, ठीक है। अब ये एक सेकंड में पास हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई क्रू, यानी कि जितना वेव अगर जब पास होगा पर यूनिट टाइम में, अब चाहे यूनिट टाइम का मतलब चाहे मिनट ले लो, सेकंड ले लो, आवर ले लो या दिन ले लो, जो भी ले लो, पर डे यानी कि जो है जो भी होगा पर के अनुसार से होगा। तो उसको अगर जब मैं पर सेकंड की बात करूं तो एक सेकंड में जितना वेव पास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी कहेंगे। खैर इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर कि वेव की जगह वेव लेंथ हो सकता है। क्या बोले बेटा परवीन? सर वेव की जगह वेव लेंथ हो सकता है, नंबर ऑफ वेव लेंथ्स पासेस। हाँ वेव लेंथ कह दो या वेव्स, वही चीजें हो गई। वेव लेंथ कह दो या वेव्स, वेव एक वेव तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा ना। वेव लेंथ भी कह सकते हो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक को जो है लेमडा कहते हैं। आपकी जो इच्छा लिख सकते हो, वेव लेंथ भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे बुक में वेव से ही लिखा रहता है कि वेव्स का मतलब होता है कि एक कंप्लीट यानी कि यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर जब ट्रस्ट क्रफ से आप ले रहे हो तो भी हो सकता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप वेवलेंथ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है, सी इंटू लैम्डा होता है, वन सॉरी सी एफ एल होता है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंटू सी एफ एल, ठीक है। अब ये याद रखना, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया रहेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा हो जाएगा। अब देखो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, सी एफ एल आप लोगों ने घर में जो है जरूर जलाया होगा। सी एफ एल Yes, sir. यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, एल से लैम्डा, एन से जब कर लेंगे सी एफ एल। एल से लैम्डा हो गया, फ्रीक्वेंसी से एफ हो गया, और सी से हो गया। खैर यहाँ पे आपको सी की वैल्यू क्या, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है कोई बताना चाहेंगे?
So 3.0 into 10 to the power 8 meter per second. हाँ वेरी गुड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ओके, अगर यहाँ पे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या लिख सकते हो, यानी कि वेवलेंथ। खैर, अब यानी कि ये फॉर्मूला आप बेटा याद रखना, क्योंकि आगे मैं इसका बहुत ज्यादा यूज करूंगा। आपको याद रखने के लिए मैंने क्या कहा, CFL से आप याद रख सकते हो, बाकी अगर फ्रीक्वेंसी लैम्डा जब भी जो कहेगा तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक जैसे आप लोगों को मैं एक और तरीका बताता हूँ, एक फिजिक्स का फॉर्मूला है। मेरे को ना बहुत जो है कंफ्यूजन होता था, V इक्वल टू आई आर, शायद पता नहीं आप लोगों को नहीं होता होगा, ओम्स लॉ को कहते हैं। तो मैंने इसको याद रखने के लिए क्या कह दिया था, वीर का फॉर्मूला है ये, यानी कि V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वीर फॉर्मूला है। ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस प्रकार से भी आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। छोटे छोटे टेक्निक में बनाते रहता था, ताकि कि मेरे को क्या हो सके, कम मेहनत करना पड़े याद रखने में, जो यानी कि जो है कम मेहनत करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते थे। आप लोग लेफ्ट क्यों हो रहे थे जल्दी जल्दी, क्या कुछ दिक्कत आ रही है कि ज्यादा तेजी से चल रहा हूँ क्या? No, sir. No, sir. एक्चुअली ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसलिए ये ज्यादा मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, प्लीज आप लोग जो है कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद एक और चीज आता है, वेव नंबर। ठीक है, यानी कि क्या आता है, वेव नंबर। वेव नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि जो है V बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ वेव, या मैं इसको वेव ही लिख देता हूं, या वेवलेंथ लिख दो, वेवलेंथ प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वेव नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, V बार इक्वल टू यानी कि 1/λ। अब यहां से आपको ये तीन फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, यानी कि याद रखने हैं। ठीक है, मैं इस पे नेक्स्ट डे पे क्वेश्चन बनवाऊंगा, आप लोगों से चिंता मत करो। मैं अभी जो है ना एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है, यानी कि आप लोगों के सामने ये इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्या पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं, इसको कल ही बताऊं क्या? Yes, sir. हाँ चलो Yes, पहले sir. पहले क्वेश्चन ही बता देता हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। ये कहाँ मेडिकल में जो यूज करते हैं, आप लोगों को बताऊंगा कौन रे कहाँ पे यूज होता है, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे नाम सुना होगा कि कौन सा रेस कहाँ यूज होता है, तो वो सारी चीजें जो है कल हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे, तो वो भी मेरे ख्याल से भी ज्यादा बेटर रहेगा। खैर, आपको जैसे मैं कहूँ कि क्वेश्चन दे देता हूँ आपके सामने। एक क्वेश्चन ये है, देखिए बताइए, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैं एक और चीज पहले बता दूं, क्योंकि कॉस्मिक रेस के बारे में आपको बताया नहीं हूं, कैसे इस क्वेश्चन को करूं। चल मैं अपने तरीके से पहले एक दो क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि एक्चुअली आपको मैंने बताया नहीं है कि कौन सा वेव कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने रेंज में आता है, उसकी एक टेक्निक होती है। इसीलिए जो है मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या पूछता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपके लिए। फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ का, तो यानी कि आपको पता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आपको ये याद नहीं है तो आप CFL लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और यहां से फ्रीक्वेंसी इंटू क्या हो जाएगा, C/λ। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ की जो यानी कि क्या हो जाएगी, आपके पास कितना दिया है, 600 नैनोमीटर में कितना पावर हो जाता है बेटा, 10⁻⁹ मीटर। अब ये ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3 इंटू 600 और 9 8 17, और यानी कि कितना हो जाएगा, 10⁻17, और यहां से ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻15, और यहां से इसको कटाओगे 0.4 0.5, यानी कि 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। किन्हीं के मन में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। No, sir. हाँ, अब जैसे मान लो कि आपको पूछा जाएगा इसी का, फाइंड द वेव नंबर ऑफ वेव नंबर। इसी में अगर से आपसे पूछा जाता है कि बताइए वेव नंबर, क्वेश्चन जो सेकंड पूछा जाता है, वेव नंबर निकालिए,
तो आप लोग निकाल सकते थे वेव नंबर। क्या आप लोग वेव नंबर निकाल सकते हैं? यस सर। हाँ, तो एक बार जो वेव नंबर निकालिए। आप लोग लेफ्ट मत होइए, आप लोग जो है लेफ्ट हो रहे हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अ, आप लोगों के लिए एक कल मेरे ख्याल से आप लोग कितने बजे कल फ्री होते हैं? 7 से 9 ले लूं कल, क्या 2 घंटे का यस सर। Yes, sir. चलेगा ना? आप लोग सभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, नो sir. सर। हाँ, No, कल sir. ताकि कि जो है आराम आराम से मैं करीब करीब आधे घंटे जो आप लोगों को रे के बारे में कुछ मेडिकल टर्म बताऊंगा और कुछ कहाँ कहाँ यूज होते हैं रेज के बारे में, उसको अच्छे से बताऊंगा ताकि कि आप लोगों के मेडिकल में आपको पता लगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रे का यूज होता है। ठीक है, तो कल मैं जो है 7 से 9 ले लूंगा। फिलहाल अभी इसका जो है वेव नंबर बताइए, और मैं कल सारे आपको लाइट का जो है फ्रिक्वेंसी तो नहीं, वेव नंबर याद करा, वेव लेंथ याद करा दूंगा क्लास के दौरान ही, आप चिंता नहीं करना। ठीक है, एक छोटी सी टेक्निक होती है, हम उस टेक्निक का यूज करेंगे, आपको जो है बता देंगे। खैर, अब यहाँ पे देखिए कि आपसे यानी कि वेव नंबर पूछा है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ। सर 1.6 इंटू 10⁻⁷। वेरी गुड। यानी कि जो है क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू कितनी है? 1/600 इंटू 10⁻9 है, -9 है, सॉरी। यानी कि ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? 7 10⁻7 इंटू 600 की जगह 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर माइनस कर दी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 10/6 इंटू 10⁻6, और इसी को सॉल्व करोगे तो 5 और 3, तो यानी कि 1.6 इंटू 10⁻6, यानी कि इसका जो है वेव नंबर कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ओके, मीटर इनवर्स हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर जो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, और इसी में आप लोगों के लिए है बड़ा छोटा सा, यहाँ पे शायद आप ऐसे ही बना सकते हो। सर फाइंड द, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कल करेंगे इसी पे, या एनसीईआरटी वाला ले लेता हूँ पहले, मेरे पास है एनसीईआरटी का, स्पेक्ट्रम नहीं बताया हूँ, ये वाला बनाइए आप लोग। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा है, अपने फॉर्मूले पे बनेगा। आप लोग बनाइए, आप लोग बनाइएगा, नहीं तो छुट्टी नहीं होगा सर, हम तो भाग जाएगा। आप लोग को भागना भी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग फटाफट से बनाइए। ठीक है, आप लोगों ने बना लिया? मैं बनाऊं? अरे कुछ तो बोलिए, बना रहे हैं क्या? यस सर। सर बना लिया। हाँ, बताइए क्या बेटा आंसर आया। चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोगों को रेंज बताना था, तो यानी कि जो हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ वेरी गुड सत्विक, वेरी गुड यार, ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर बनाया सत्विक। ठीक है, अब देखो, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम वायलेट यानी कि 400 नैनोमीटर है, और रेड का इतना दिया है। आपको क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी का रेंज बताना है। तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखने के लिए हमने क्या बताया? CFL, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? C/λ। तो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो बताना चाहोगे? वैल्यू दिया है कि नहीं सी का? दिया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाती है, यानी कि जो है इतना हो जाता है। वेरी गुड सात्विक, आपने जो बिल्कुल सही बताया। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी दी है? 400 नैनोमीटर, यानी कि 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? -9। मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो, ये 7 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे पावर घट जाएगा, 7 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 10⁻15 हो जाएगा।
और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 7 चौक 28, 7 पंचे 20, यानी कि जो है 0.75 इंटू 10⁻15, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 7.5 इंटू 10⁻40 हर्ट्ज। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं रेड की जो फ्रीक्वेंसी निकालूं, यानी कि क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻8, और नीचे में कितना हो जाएगा 750 इंटू 10⁻9। ठीक है, -9। इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। क्योंकि कर ही देता हूँ, 750 है और यहाँ से कितना हो जाएगा इस प्रकार से, और ये कितना हो जाएगा, एक जीरो कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8 और 8 8 16। इसको सॉल्व करोगे तो हाँ अप्रोक्स में यानी कि जो 4 इंटू 10⁻14 के हर्ट्ज के करीब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ चले गया, आपको रेंज पूछा गया, यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज टू कहाँ तक जाएगा 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक जो है यानी कि जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना था, यानी कि रेंज निकालना था। आप एक काम करना, एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, वैसे तो मैं और करवा दूंगा, यहाँ पे अपने पास है, ये भी है। आप लोग जो है, वैसे आप लोगों की क्लास होगी कल, हम लोग जो है 7 बजे मिलते हैं। ठीक है, ताकि कि जो है आप लोगों का थोड़ा सिलेबस पीछे भी है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, कवर कर